नमस्कार। मैं मनोज कुमार बायोलॉजी विषय के साथ बाबा गोरखनाथ इंटर कॉलेज बेमपुरा नंबर 1 बलिया से मैं आप लोगों के बीच में बायोलॉजी का वीडियो बना रहा हूँ कक्षा 12 के लिए, जिसमें कक्षा 12 का पहला लेसन है जीवों में जनन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे पहले कक्षा 11 में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और उसी के साथ, क्योंकि उसी से संबंधित यहाँ पे पहला जो शब्द आ रहा है जीवों में जनन, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि जीव क्या है, जीव क्या है और जीवों में जनन क्या होता है। यानी कि एक लाइन में कह दें कि जीव वह होता है जिसमें एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जिसमें श्वसन होता है, जिसमें पोषण होता है, जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें उपापचय होता है, जिसमें जन्म करने की क्षमता होती है और जिसमें संवेदनशीलता और अनुकूल वातावरण के प्रति अनुकूल करने की क्षमता होती है। ऐसे जीव को, ऐसी चीज़ों को हम जीव कहते हैं। और जीव अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए इस प्रकृति में वो कहता है सरवाइव करता है और अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। जब अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन, यानी कि अपने ही जैसे जीवों के उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है, जिसमें एक नया जीव पैदा होता है। यह जनन दो प्रकार का मुख्यतः होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होता है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होता है और जबकि इसमें दो जनक होता है। इसके कुछ अंतर को समझें, इसके विशेषताओं को समझें, तब आगे चल के हम समझ पाएंगे कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। उसके पश्चात हम इसकी विधियों के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा जनन प्रक्रिया होती है और इस पृथ्वी पे जीव क्या होते हैं, अपना विकास करते हैं। तो इसमें एक जनक होता है अलैंगिक में, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं। अर्थात इसमें एक जनक होगा, जैसे अमीबा एक जनक है और यह क्या करता है, विखंडित होकर दो जीव बना लेता है। ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि इस जनन में सिर्फ एक ही अमीबा भाग लिया है और वह टूट कर दो भागों में बन गया है। तो ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें किसी तरह का कोई निषेचन नहीं हुआ, कोई युग्मक का निर्माण नहीं हुआ। इस कारण से इसमें निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होती है। निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि निषेचन वह होता है जिसमें दो विपरीत लिंगधारी युग्मक आपस में मिलते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो इस निषेचन में ये भाग नहीं लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में दो युग्मक होते हैं, नर और मादा, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है। यानी कि युग्मक का निर्माण इसमें होता है। युग्मक का निर्माण एक नर और दूसरा मादा। इन दोनों के जो गुणसूत्र होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग तरह के युग्मक का निर्माण करते हैं। इस युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। और जब ये युग्मक उस जीव में निर्मित हो जाते हैं, नर और मादा में दोनों युग्मक निर्मित हो जाते हैं, तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। और निषेचन की प्रक्रिया होती है यानी कि दोनों मिलते हैं एक जगह, नर और मादा युग्मक, तो इसके कारण से युग्मज का या जायगोट का निर्माण होता है। इस जायगोट निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जायगोट निर्माण की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। अब ये निषेचन जब हो जाता है तो इस निषेचन के कारण जो अगला जीव अब बनेगा वह अपने जनक जीव से कुछ मामलों में डिफरेंट होगा, भिन्न होगा।
क्या होगा, डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, जबकि अलैंगिक जनन में इस तरह की कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती है। तो आइए समझे इसको, यानी कि विभिन्नता होगी, क्यों होगी विभिन्नता, क्योंकि यहाँ पे जो जीन होगा उस जीन का जो है युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा, जीन विनिमय की प्रक्रिया होगी, जीन विनिमय की प्रक्रिया होगी, जिसके कारण से एक गुणसूत्र का जीन दूसरे गुणसूत्र पे क्या होता है, क्रॉस कर जाता है, इसका उस पे और उसका उस पे चला जाता है, यानी एक गुणसूत्र का जीन दूसरे गुणसूत्र पे चला जाता है, जिसके कारण से वह अपनी मातृ कोशिका से डिफरेंट हो जाता है, भिन्न हो जाता है। इसके कारण से जो संतति कोशिका बनती है, इसके कारण से जो संतति कोशिका बनती है, उस संतति में क्या होता है, संतति में विभिन्नता आ जाती है, यानी कि वह अपने मातृ कोशिका से भिन्न हो जाता है, और भिन्न होने के कारण वह नया जीव बनता है, नया जीव बन जाता है, नया जीव बन जाता है। और यह नया जीव जो है बन जाता है, नया जीव बन जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम अलैंगिक जनन में देखते हैं किसी तरह का कोई नया जीव नहीं बनता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हम बताए हैं कि जनक कोशिका के समान संतति इसमें होती है, अर्थात एक जो जनक कोशिका होती है उससे जो कोशिकाएं उत्पन्न होगी वह जो है अपने जनक कोशिका के समान होगी। जैसे यहाँ पे अमीबा, एक अमीबा से जो है यहाँ पे टूट के दो अमीबा बने, जिसके कारण से यह अपनी जनक कोशिका और यह संतति कोशिका दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ये आकार में भी, यानी वह आकार में भी और जीन प्रारूप के आधार पे दोनों ही तरीके से समान होते हैं। इस कारण से इससे किसी नए जीव का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में एक फायदा और नुकसान यह दिखाई देता है। अलैंगिक जनन में नुकसान यह होता है कि इसमें कोई नया जीव पैदा नहीं होता है लंबे समय तक जनन होने के बाद भी, जबकि लैंगिक जनन में जो है लंबे समय तक जनन प्रक्रिया चलती रहती है, तो लंबे समय पश्चात एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे हम कहें कि आज का जो वर्तमान मानव है वह पहले कभी पूर्व समय में बहुत लंबे समय हम देखें इसके पीछे के इतिहास को, तो वह कभी बंदर हुआ करता था, या ओरंगुटान या चिंपैंजी, ये जो है हम देखते हैं, यानी कि हमारे पूर्वज जो है क्या है, चिंपैंजी या ओरंगुटान ये माने जाते हैं। लेकिन इसमें आज मानव जैसे गुण क्यों आ गए, इस जीन विनिमय के कारण ही। इस जीन विनिमय के कारण आज मानव जो है धीरे धीरे विकसित होता चला गया और आज इस रूप में जो है हमें दिखाई देता है। तो इसके कारण से यह जीन विनिमय होने के कारण नई जातियां या नए जीव का निर्माण होता है, नई जाति का निर्माण होता है, नई जीव जाति का निर्माण हो जाता है, जो हमारे लिए जैव विविधता के आधार से, जैव विविधता के अनुसार यह क्या है, बहुत फायदेमंद है। क्योंकि जैव विविधता कहती है कि जितने ज़्यादा जीव रहेंगे, जितनी ज़्यादा विविधता रहेगी, उतना ही पर्यावरण क्या होगा, संतुलित होगा। लेकिन यहाँ पे जो है कोई नया जीव जो है नहीं बनता है। जैसे एक आलू ले लें और उस आलू में हम इसमें आँखें रहती हैं, कलिकाएँ रहती हैं, और इन कलिकाओं को काट के हम क्या करें, इस आलू को काट कर हम दो भागों में करके यहाँ पे हम इसको दो भागों में काट कर यहाँ पे इसको हम बो दें, तो पुनः इससे जो है क्या होगा, इसके जैसे ही आलू का निर्माण होगा, इसके जैसे ही आलू का निर्माण होगा, जिसमें इसका वाय आकार और इसका जीन दोनों क्या होगा, समान होगा, दोनों क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि जीन क्या होता है। जीन जो है, जैसे आप लोग कोशिका पढ़े होंगे, उस कोशिका में केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। इस केंद्रक में जो है कुछ क्रोमेटिन धागे होते हैं, और उस क्रोमेटिन धागे के संघनन के कारण क्या होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। यानी कि कुछ गुणसूत्र जो है इस तरह के होते हैं,
ये पेयर में जो है हमेशा रहते हैं। गुणसूत्र इस तरीके का बनेगा और यह जो है सेंट्रोमियर बीच में होता है, सेंट्रोमियर, और इसी में जो है क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन भिन्न में होता है, जिसके कारण से नया जीव बनता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जीन क्या है, तो यहाँ पे डीएनए ये केंद्रक है, केंद्रक और इस केंद्रक के अंदर क्या पाया गया, यह जो है गुणसूत्र और गुणसूत्र पे क्या पाया जाता है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। इस आनुवंशिक पदार्थ से ही जीवन जो है संभव हो पाया है। और यह आनुवंशिक पदार्थ क्या करता है, जीवन को निर्माण में जो है सहायक होता है। अब इस डीएनए पे ही क्या होता है, जीन होता है जो क्या करता है, जीन होता है जो क्या करता है, गुणों की अभिव्यक्ति करता है। अर्थात जैसे कोई जनक कोशिका है, यहाँ पे यह कोशिका है और यह कोशिका जो है विभाजित होगी तो 2 कोशिकाओं में बनेगी। तो यहाँ पे इसके द्वारा क्या होगा, गुण जो है इसमें ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे, गुणों का ट्रांसफर होगा। यानी कि जिस तरह का गुण इस जनक कोशिका में है, जनक कोशिका, उसी तरह का गुण इस संतति कोशिका में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उसी तरह का गुण जो है संतति कोशिका में बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जीन क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का ट्रांसफर करता है। अगर ये ट्रांसफर नहीं करेगा तो अभिव्यक्ति जो है नहीं हो पाती है। और डीएनए जो है इसमें बहुत सारी सूचनाएं होती है। जिस तरह की सूचना होती है उसी तरह का, जिस तरह की सूचना होती, इसमें बहुत सारी सूचनाएं होती है। और इसमें जो है आरएनए का यह निर्माण करता है। और आरएनए क्या करता है, विभिन्न तरह के प्रोटीनों का निर्माण करता है। आरएनए जिसमें एमआरएनए का निर्माण करता है, ये एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। और यह कोशिका द्रव्य में जाकर क्या करता है, विभिन्न तरह के प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस तरीके से यह हम यहाँ पे आपको समझाने में शायद सफल रहे होंगे कि जीव में जो है जनन किस तरह से होता है और जनन के द्वारा जीव जो है अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जो है एक संतति होती है, और जबकि अलैंगिक जनन में एक संतति होती है। लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं और अलैंगिक जनन में 1 जनक होता है। तो इसके कारण से लैंगिक जनन आपको बताया कि फायदेमंद होता है, क्योंकि लंबे समय के पश्चात लैंगिक जनन द्वारा नई जातियों का विकास होता है, नई जातियों का निर्माण होता है। जबकि अलैंगिक जनन द्वारा किसी भी नई जाति का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे जो है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किस तरह से होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।